नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। बोले राजा बुंदेला। उम्मीद है कि 2027 तक आकार ले लेगा बुंदेलखंड। कोच यहाँ मुरली मनोहर उत्सव गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजा बुंदेला ने कहा, बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पदयात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों की समर्थक है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार ले लेगा और जल्द ही बुंदेलखंड राज्य की घोषणा होगी। हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचानी है और यह भी कि बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा, इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पदयात्रा में जुड़ने का आह्वान किया। है इसके इमीडिएटली बाद 5-6 दिन बाद हम तीसरा चरण करेंगे, तो राठ, हमीरपुर और महोबा, फिर कुछ दिनों का विश्राम होगा, फिर बांदा होगी और बांदा के बाद इसमें चित्रकूट में हम इसको समापन करेंगे तो हमारे 7 जिले हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय राष्ट्रपिता जी को, वो हमें एक तारीख दें, चाहे वो हमें रामलीला ग्राउंड में जगह दें, चाहे हमें ताल कटोरा में जगह दें। ये जो हमने 7 जिले में लोगों को तैयार किया है, नौजवानों को, दोस्तों को, आप जैसे पत्रकार भाइयों को और जनता को, हम सबसे आमंत्रित करेंगे। वहां रहने की व्यवस्था हम करेंगे, आपको खाने की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन आप वहां आए। 5-10 हजार लोग अगर हम वहां पर जोड़ पाए एक दिन में ताल कटोरा गार्डन में, और वहां पे हर जिले का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमें बहुत सारे वक्ता नहीं चाहिए, एक आदमी जो अच्छा बोलेगा, अपने जिले की बात कहेगा, अपनी समस्याएं कहेगा। फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, ये कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, किसी विचारधारा से नहीं हम लोग निकले हैं, न किसी धर्म से, न किसी मजहब के, न किसी पार्टी से। ये केवल बुंदेलखंड वासियों की बात है। और मैं सारे संगठनों को इसीलिए संयुक्त मोर्चा करके हमने अपने संगठन के दोस्तों को बुलाया है। जो नहीं आए उनकी भी वजह आप बता दें, वो क्यों नहीं आए और क्यों नहीं आएंगे, वो आप समझ लें। आप परिस्थितियों का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक विवेचना होती है, तब राज्य को बनाया जाता है। कोई ऐसे नहीं कि किसी ने सोचा और तुरंत बांट दिया, जो बट गया हमारा। तो हम जिन संगठनों से, जो आप कह रहे हैं, हमने उनसे विनती की, ये मत करवा, ये मत बोलो, आप बोलो हमें बुंदेलखंड राज चाहिए, आओ बताओ क्या दे रहे हो तुम, तो फिर हम बैठ के बात करें ना। दूसरा, एक हमने थोड़ा सा अपनी जबानी रूप से मित्रों को कहा कि जिस आदमी से हमें चर्चा करनी है, जिस आदमी को मुझे कुछ मांगना है, तो मैं उसके पुतले तो नहीं जलाऊंगा। जाहिर सी बात है, उसको नहीं मारे मुर्दाबाद पुतले जलाओ। अब आप उसके पुतले जला रहे हैं, तो वो आपसे क्यों बात करेगा? जला रहे जितने तुझे पुतले जलाना है। हमने कहा हम कर चुके हैं, बसें जली, ट्रेन रोकी गई, हमने विधानसभा में, लोकसभा में पर्चे फेंके गए, विधानसभा में पर्चे फेंके गए, पुराने पत्रकार सब गवाह हैं। उसका कोई, सरकार इतनी ऊपर सुनती है, जो असर होता है वो होता है जनता तक। तभी हम गांव गांव पांव, ये पहला मिशन था हमारा कि शहर के लोग तैयार हो गए। शहर का आदमी इधर उधर होगा, हाथी भी दिख जाएगा, हाथ भी दिख जाएगा, साइकिल भी दिख जाएगी, लेकिन बुंदेलखंड की बात में वो थोड़ा सा अब सजग हो गया कि नहीं साहब यार, ये बुंदेलखंड का आदमी है, इसको हम साथ देंगे। लेकिन गांव का इतना भूला आदमी, उसको अभी नहीं पता कि बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड क्या था और क्या है और क्या खराब होने वाला है। तो अब हम गांव में जाते हैं, 4-5 गांव में पकड़ के एक कस्बा पकड़ते हैं, जब रात बिताते हैं, वहीं ब्याही करते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं। उसी गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, लड़के को बुला के उस गांव की समस्याएं सुनते हैं और फिर उसको हम बताते हैं कि बेटा हम जा रहे हैं इस गांव को, अब तुम्हें ऐसे जगाना है। तो ये ललितपुर से झांसी वाले हमारे उसमें पहले प्रथम चरण में बहुत कारगर रहा। हमने एक अच्छी खासी टीम बना दी। वही टीम हम यहाँ पर अभी चले, जहां से हमने उरई से चले हैं, एड किया और आज आपका कोच कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं। ये इसलिए कि ये सिलसिला हम जब वो, चाहे वो ताल कटोरा हो, चाहे रामलीला ग्राउंड में हो, उसके बाद भी अगर सरकार ने हमें नहीं बुलाया, हम आपको पूरे 6 महीने का, साल भर का वो दे रहे हैं कार्यक्रम, तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। जिसमें जितना सक्षम होगा बैठने का भूख हड़ताल का, हम जाएंगे केवल उस नीति से जिससे गांधी चले, जिससे स्वराज मिला और जिससे हमें भी उम्मीद है कि हमें सही दिशा मिलेगी। हम बिल्कुल हिंसा वाली नीति पे नहीं चलने वाले। तो वो अगला पड़ाव होगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद
अगर नहीं हुआ तो फिर न्यायिक प्रक्रिया है। यह आप लोगों को बता रहा हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट के 4-6 वकीलों से बात की है। उन्होंने कहा कि आप सरकार पर, इस सरकार पर नहीं, जो सरकार उस वक्त थी उस पर मुकदमा करिए कि आपका राज्य क्यों तोड़ा गया। क्या ऐसी परिस्थिति थी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या आंसरेबल था कि आपको 2 भागों में बांटा गया। जब इतिहास साक्षी है, आपको सब, आपके गजस्टेट में है, आपकी सब जगह गवर्निंग काउंसिल में है, तो ये राज्य कैसे टूटा और कैसे, इसकी वजह बताएंगे भाई। आपके किसी के घर में आके आप उसको घर तोड़ दोगे, तुम इधर हो, तुम तो उसकी वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि तुम्हारे यहाँ हमला होने वाला है, धरती फटने वाली है, बिजली। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो हमारा आज का 6 महीने का समय टू समय हमारा प्रोग्राम चलेगा। सरकार से हम केवल जो मांग रख रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने क्लियर करें। इनका हमेशा से ये कहना है कि साहब बुंदेलखंड बड़ा मुश्किल है, आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, तो कुछ समस्या फंसी हुई है। हमने कहा ठीक है। बोडो, अभी आपने बोडो में, मेरा दोस्त है अभी गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बना है प्रमोद बोडो, वो उड़ीसा से और बंगाल से उनका था। हम कह रहे नहीं बनाओ तुम राज, बुंदेलखंड की एक गवर्निंग काउंसिल बना दो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। यही का आदमी उसका हेड होगा, उसके 5-10 जो अधिकारी होंगे वो मंत्री की भूमिका निभाएंगे। सारा पैसा उस गवर्निंग काउंसिल को मिलेगा, वो डीएम को, वो एसडीएम को, वो प्रशासन व्यवस्था को तय करेगा कि ये पैसा कहां लगेगा, ये इसका क्या भूभाग। और यही हुआ है, झारखंड में भी आपकी गवर्निंग काउंसिल बनी, उत्तराखंड में भी गवर्निंग काउंसिल बनी। केवल एक जगह की गवर्निंग काउंसिल फेल हुई है, वो है गोरखालैंड की। घी सिंह जी बने थे और वो गवर्निंग काउंसिल का पैसा सारा का सारा, लोग कहते हैं घी सिंह ने अपने किए को खींच लिया और बाद में उनके घर जलाए गए, पुतले जलाए गए। तो वो गवर्निंग काउंसिल का एक उदाहरण फेलियर रहा। उसके बाद जहां जहां गवर्निंग काउंसिल बने, वो अगली उनकी परिधि राज्य बनने की थी। हमें गवर्निंग काउंसिल, अच्छा चलो नहीं बना रहे हो तुम, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नेशनल टेरिटरी बना दो भाई। हमारी एक नेशनल टेरिटरी होगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मिला के बुंदेलखंड की, उसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उसी के मातहत हमारे लोग चुने जाएंगे। वो तय करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और क्या हमारा जा रहा है, क्या नहीं जाना चाहिए। आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो कि मध्य प्रदेश से टुकड़ा मिल जाए तो हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुछ मिल जाए तो ठीक है। 403 की विधानसभा में आपके केवल 19 सदस्य हैं, ध्यान रखिए साहब, 21 से 2 सीटें इन्होंने कम की। 403 में 19 मांगेंगे तो उनको क्या मिलेगा? ऐसे करके आप बैठा दोगे, और वैसे भी डरता है आदमी, अरे यार अगर कुछ कर दो तो अगली बार टिकट नहीं मिले, और नहीं मिले तो हमें तो नहीं यहाँ पे, वो वैसे ही चुप बैठता है। 19 यहाँ पे हैं, 23 से 25 मध्य प्रदेश में है, 26 सॉरी, 5 करोड़ की आबादी के रिप्रेजेंटेटिव आपके 50 भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जो आपने कहा कि हमारी बालू भी जा रही, हमारा पानी भी जा रहा है, हमारे बिजली भी जा रही है। बेतवा केन लिंक, मैं उसी पार्टी का हूं, शुरू से विरोध करता रहा। उमा भारती जी को मैंने कहा था कि आप ये मत करिए, हमारा बेतवा का पानी, मां बेतवा है हमारी गंगा है, ये पानी लिफ्ट होकर हमीरपुर में गिरेगा और हमीरपुर से केंद्र से सीधा एक दिल्ली, मेरठ जाएगा, लखनऊ जाएगा, आगरा जाएगा और नोएडा जाएगा। ये जो पानी जो आज आपके है वो भी आपका खत्म, पहाड़ टूट गए, जंगल खत्म हो गए, और आपकी जो बाकी प्राकृतिक खनिज आपदा है वो सब चली गई। आप उत्तर प्रदेश का नक्शा उठा के देखिए, कोई ऐसा भूभाग नहीं है जितना संपन्न हम हैं। बुंदेलखंड ही ऐसा भूभाग है जहां पे पहाड़ हैं, नदी हैं, जंगल है, मंदिर है, प्राकृतिक हर चीज मौजूद है। तो यहीं तो लुट्टस मचेगी और यहीं पे वो किसी को खड़ा होने नहीं देंगे। जो खड़ा होगा वो इनका दुश्मन होगा, क्योंकि वो विरोध करेगा। और देखिए पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी देखिए, कोई खड़ा नहीं होता है। वो कोई ये नहीं कहता कि साहब आप केन की बजबी मत उठाओ, केन की आंतें निकल आई तुमने, वो डार के जेबीसी उसको कर दो बर्बाद, यही बेतवा का है। तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो अपनी पार्टी में रह के, अपने पद पर रह के कभी इन चीजों का विरोध करे। हमने किया है और हम करेंगे। जब जिस दिन से पार्टी में आए हैं उस दिन से और आज तक कि ये मेरा हक है, बुंदेलखंड मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं कोई नाजायज बात नहीं मांग रहा हूं। मैं अपने बच्चे का ट्रांसफर थोड़ी मांग रहा हूं, मैं अपने भतीजे की नौकरी थोड़ी मांग रहा हूं। क्यों? उन 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के लिए मैं खड़ा हूं, तो 5 करोड़ बुंदेलखंड वासी इसको डिजर्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए।
अभी अलग बात है कि लोग कहते हैं आपके नेतृत्व में, मेरा कोई नेतृत्व नहीं, मेरा विश्वास है। आपका विश्वास मुझ में है, मेरा विश्वास आप पर है, इसलिए हम साथ हैं। नेतृत्व तो बहाना है, कोई किसी का नेतृत्व नहीं करता है। हम अपनी परीक्षा से आते हैं, परीक्षा से चले जाते हैं। मेरी इच्छा इसलिए साथ है। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं, ये लड़ाई बहुत कठिन है। आपकी कलम से ये लड़ाई हम इतने सालों तक लड़ते रहे, और कोच में हमें इतना सराहा गया कि हमने यहाँ सुई गिराई तो आप पत्रकार बंधुओं ने लिखा कि अरे बुंदेला जी आए अपने साथियों के साथ और पूरे कोच को हिला के चले गए। ये इतनी बड़ी बात रही है, और इसलिए हम लोग हमेशा सजग रहे। क्या हमें उन साथियों को नहीं छोड़ना है जो साथी हमारे लिए उस बुरे वक्त में, अब तो फिर भी सुखगाहट है, उस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े थे और हमारे साथ लड़ने के लिए, चलने के लिए आगे थे। बस इतना है कि इस विचारधारा को मत तोड़िए। जितना सटीक हो सके, जितना तीव्र हो सके, हम इस पे हमला बोलते रहें। 6-7 महीने बाद आप देखिए इसके परिणाम आएंगे। एक और खबर है जो आप तक तो होगी 2027 में परिसीमन है। चुनाव आयोग आबादी के हिसाब से तय करेगी कि विधानसभा कितनी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में अब 700 के लगभग हो जाएंगी। लोकसभा 100 के ऊपर जाएगी, 100 से 125। तो अब आप सोचिए, इतने बड़े प्रदेश को जिसकी आबादी 27 करोड़ हो गई, 140-130 लोकसभा, 700 के लगभग विधानसभा, इसको, और ये मैं वो नहीं, उस तरह नहीं कह रहा हूं कि साहब प्रयागराज भी चाहिए, कानपुर भी चाहिए। ये आकलन है कि विधानसभा के 700 के आसपास निश्चित तौर पर सीटें होंगी। लोकसभा की 130 से 125 के आसपास होगी, क्योंकि जितनी आबादी का घनत्व बढ़ रहा है उसी आबादी के हिसाब से आपकी वो होगी। तो इस उसमें 2 राज्य उत्तर प्रदेश में बनने सुनिश्चित है। आप मान के चलिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड। अगर हमारी लड़ाई ठीक रही, सही समय पर रही, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा राज्य बनने की जो सबसे बड़ी संभावना है वो है आपकी विदर्भ की। विदर्भ का वादा है भारतीय जनता पार्टी का, और निश्चित तौर पर शिवसेना जो उनका विरोध करती रही थी, अब शिवसेना उनके साथ नहीं है। मराठा शिवसेना जो है शिंदे साहब की, वो वहीं के हैं और वो खुद चाहते हैं कि विदर्भ अलग हो। तो ये एक ऐसा मौका है कि सारे समीकरण अब हमारे लिए अच्छे दिख रहे हैं, और उन समीकरण में बस हमें ये करना है कि अपनी लड़ाई को थोड़ा और धारदार बनाएं। और कोई अगर बुंदेलखंड बन गया तो एक आध कॉलेज और खोल लेंगे, लेकिन अब इनको वैसे ही कोई नहीं समझ रहे जो है।